Good morning, students. How are you all? Well, I hope all of you are fine. So let's continue the second chapter of history. We have already discussed Battle of Plassey, and now we are going to discuss some more wars that were there during that time. So now let's discuss Tipu Sultan and war with Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful leaders like Hyder Ali and his famous son Tipu Sultan. हैदर अली और टीपू सुल्तान की लीडरशिप में मैसूर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में ग्रो हो चुका था, काफ़ी पावरफुल होता जा रहा था। हैदर अली ने 1761 से लेकर 1782 तक लीड किया और उसके बाद 1782 से 1799 तक टीपू सुल्तान ने रूल किया। मैसूर कंट्रोल्ड अ प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ पेपर एंड कार्डमन। And in 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood paper and cardamom from his ports and disallowed local merchants from trading with the company. इन सब ने डिसअलाउ कर दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी लोकल मर्चेंट्स को मना कर दिया कि वो कंपनी के साथ किसी तरह का ट्रेड ना करें। ही ऑल्सो मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। द कंपनी फॉट 4 wars with Mysore. 4 wars. The first in 1776 to 1769, 67 to 69, फिर 1780 to 84, फिर 1790 to 92 और फिर लास्ट में 1799 में वॉर हुए। तो 4 वॉर्स उन्होंने इस तरह से फाइट किए। उसके बाद क्या हुआ? द कंपनी वॉन एंड टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। तो इस तरह से टीपू सुल्तान हार गए, टीपू सुल्तान मर गए और कंपनी जीत गई। इस तरह से धीरे धीरे कंपनी की जो पावर थी वो और बिल्ट होती जा रही थी। इसके बाद आते हैं वॉर्स विद मराठास। मराठास के साथ जो वॉर हुए, तो मराठास के साथ 3 वॉर हुए हैं। देयर आर 3 एंग्लो मराठा वॉर्स दैट वर fought between the British East India Company and the Maratha Empire in India. The first war was fought in 1775 to 1882. इस वॉर में क्या हुआ? दिस वॉर वॉज fought, of course, all the wars were fought between British East India Company and Maratha Empire. The war began with the Treaty of Surat and ended with the Treaty of Salbai. सूरत की ट्रीटी होती है जब हम किसी चीज़ पर समझौता कर लें शांति के साथ, दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटी। तो सूरत की ट्रीटी के साथ ये वॉर शुरू हुआ और सलबाई की ट्रीटी के साथ ये वॉर एंड हुआ। द सेकेंड वॉर वॉज फॉट इन between 1803 to 1805, and this resulted in the British gaining Odisha and the territories north of the Yamuna, including Agra and Delhi. The third Anglo-Maratha War was fought between 1817 to 1818, and it was the final and decisive conflict between British East India Company and Maratha Empire in India. This war left the company in control of most of the India. इस वॉर के बाद इंडिया का मोस्ट पार्ट जो था वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश आ गया और इस तरह से ब्रिटिश को बहुत सारी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लोरर मिल गया यहाँ पर। It began with an invasion of Maratha territory by 110,400 East India Company troops. Maratha पावर वॉज फाइनली क्रश्ड। मराठा की जो पावर थी वो क्रश हो गई और अब किसकी सारी पावर आ गई? उसी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस तरह से ब्रिटिश राज धीरे धीरे चलने लगा। द कंपनी गेंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज। ओके, तो दिस वॉज वॉर विद मराठा। देयर वर 3 वॉर्स फॉट विद मराठास। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स। व्हाट इज दिस? द डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स। This doctrine of Leves was actually a policy, an annexation policy. एक पॉलिसी थी, सारा इंडिया का जो पार्ट था उसको हड़पने के लिए बहुत दिमाग लगा के ये पॉलिसी बनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ज़रिए भेजे हुए गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया रह चुके हैं 1848 से 1856 तक। तो एक्चुअली व्हाट वाज दिस? पहली चीज़ ये किसने बनाई? लॉर्ड डलहौजी ने बनाई ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स। इसमें था क्या, हम थोड़ा सा ये समझते हैं। तो नीचे आप बोल्ड लेटर्स में देख रहे हैं लिखा हुआ, इफ़ एन इंडियन रूलर डाइज विदाउट ए डायरेक्ट हायर। हायर क्या होता है? हायर होता है वंश। जैसे कि
कोई राजा है तो उसका बेटा उसका वंश है, मतलब जब राजा मर जाएगा तो सारी उसकी जो प्रॉपर्टी है और उसका जितनी भी पावर है वो उसके बेटे के पास आ जाएगी। लेकिन अगर कोई इंडिया का रूलर है, वो मर जाता है बिना किसी वंश के, बिना किसी डायरेक्ट वंश के, अपनी सगी औलाद के, और वो भी सगी औलाद जो है वो लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। हिज किंगडम वुड लिव्स, ओ सॉरी ये गलत लिखा गया, वुड लिव्स अलग अलग लिखा हुआ है, LAPS लिव्स इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। तो उसका जितना भी किंगडम होगा वो किसके हाथ में चला जाएगा, वो ब्रिटिश के हैंड्स में चला जाएगा। इस तरह से वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे इट विल बिकम अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटेन। तो इस तरह से उन्होंने ये पूरा डॉक्ट्राइन बनाया, जो कि एक हड़पने की योजना थी, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को धीरे धीरे हड़पना शुरू कर दिया। तो जैसे कोई इंडियन रूलर मरता है जिसका कोई बेटा ना हो, तो वो सारी जो उसका जो किंगडम है वो ब्रिटिश के हैंड्स में चला जाएगा। इस तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा पावर गेन करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे किंगडम्स पे कब्जा हासिल करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रीड इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट 1773 में का एक्ट था और इट वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन intended to overhaul the management of Eastern India Company's role in India। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया में, उसको और ज़्यादा मैनेज करने के लिए, उसको हम कह सकते हैं दोबारा से अरेंज करने के लिए, ओवरहॉल करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट इंडिया ने ये पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने ये एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस एक्ट में उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी वो समझते हैं। It prohibited the servants of company from engaging in any private trade or accepting peasants or bribes from the natives। तो इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, सर्वेंट्स को मना कर दिया, कंपनी के सर्वेंट्स को, कि वो किसी भी तरह से प्राइवेट ट्रेड में इंगेज ना हो। दूसरी चीज़, द एक्ट एलिवेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको बढ़ाकर क्या बना दिया, प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ओके, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया। इसके अलावा द एक्ट नेम्ड 4 एडिशनल मैन टू सर्व विद गवर्नर जनरल ऑन कैलकाटा काउंसिल। उन्होंने 4 एडिशनल मैन को भी 4 एडिशनल मैन और डाल दिए, का नेम दिया, काहे के लिए, टू सर्व विद द गवर्नर जनरल ऑफ कैलकाटा काउंसिल। वो 4 कौन थे, जनरल जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मैनसन, रिचर्ड बेयरवेल एंड फिलिप फ्रांसिस, ये 4 लोग हो गए। तो दीज काउंसिलर वर कॉमनली नोन एज काउंसिल ऑफ 4, काउंसिल ऑफ 4 के नाम से ये जाने जाते थे। इसके अलावा इस सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम एट कलकत्ता। एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कैलकटा, फोर्ट विलियम पर, जो कि कैलकत्ता में था। तो ये सारे काहे में आता है, रेगुलेटिंग एक्ट में। ये एक्ट भी, दिस एक्ट डिड नॉट प्रूव टू बी ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू कंसर्न्स ओवर द कंपनीज अफेयर्स। पिट्स इंडिया एक्ट therefore subsequently enacted in 1784। अब ये जो 1773 का एक्ट था ये भी ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। तो इसकी जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए एक दूसरा एक्ट आया जिसका नाम था पिट इंडिया एक्ट, जो कि विलियम पिट ने बनाया था, उन्हीं के नाम पर ये बना था। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।